हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। आज की तारीख है 9 दिसंबर 2023। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दें कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, लास्ट में एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट करा करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर, जो इस प्रकार है। हाल ही में यूएसए के विदेश मंत्रालय ने किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, निखिल डे को। इसकी व्याख्या देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियनशिप अवार्ड जो है, यह प्रदान कौन करता है? तो यह प्रदान करता है यूएसए के द्वारा। ठीक है, अब की बार जो है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ 11 व्यक्तियों को जो है सम्मानित किया गया है, जिनमें से एक भारतीय भी हैं जिनका क्या नाम है? निखिल डे। और ये जो है एक संगठन के सह संस्थापक हैं। उस संगठन का क्या नाम है? मजदूर किसान शक्ति संगठन। और यह संगठन कहाँ पर है? तो यह संगठन जो है राजस्थान में है। तो अब की बार जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ने के लिए किसे पुरस्कार दिया गया है? जो एक मात्र भारतीय हैं जिनका नाम हो जाता है निखिल डे। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह जो है संगठन किसका है? तो यह अवार्ड दिया जाता है यूएसए के द्वारा, जो पूरे विश्व में 11 व्यक्तियों को यह दिया गया है। ये भारतीय हैं, इसमें एक भारतीय भी शामिल है, आपको याद रखना है। ठीक है, जो कि मजदूर किसान शक्ति संगठन के सह संस्थापक है। अब हम अपने लल्लन टॉप प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि एशियाई युवा एथलीट का पुरस्कार किसे दिया गया है? एशियाई युवा एथलीट पुरस्कार दिया गया है शीतल देवी को। जबकि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है टेलर स्विफ्ट को। नेक्स्ट है एथलीट ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो एथलीट ऑफ द ईयर दिया गया है लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर हैं। नेक्स्ट हमारा है तरंग शक्ति अभ्यास। यह किसके द्वारा किया जाता है? तो तरंग शक्ति अभ्यास किया जाता है एयरफोर्स के द्वारा, जो कि अब की बार तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया था? राजस्थान में। अब हम अपने सेकंड प्रश्न को देखते हैं। सेकंड प्रश्न है, हाल ही में यूनिसेफ और भारत सरकार ने कहाँ ग्रीन राइजिंग पहल प्रारंभ की है? तो भारत और यूनिसेफ ने कहाँ पर ग्रीन राइजिंग पहल प्रारंभ करी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा यूएई में। ठीक है, कहाँ? यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में भारत और यूनिसेफ ने मिलकर ग्रीन राइजिंग पहल प्रारंभ करी है। अब इसके बारे में अच्छे से व्याख्या देखते हैं। ग्रीन राइजिंग पहल यह स्टार्ट किया गया है कहाँ पर? अभी आपको पता है कि यूएई में जो है COP 28 का आयोजन हो रहा है। ठीक है, तो यहीं पर जो है भारत और यूनिसेफ ने मिलकर ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत करी है। यूनिसेफ के बारे में देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 ईस्वी में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ग्रीन राइजिंग पहल शुरू क्यों की गई है? क्योंकि हरित पहल में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना। ग्रीन राइजिंग पहल शुरू की गई है हरित पहल में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है, ये आपका प्रश्न हो जाता है। अब COP 28 का आयोजन आपको पता है कि यूएई में हो रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि COP फर्स्ट कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था, और कहाँ पर? बर्लिन में हुआ था। ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद COP 8 कहाँ हुआ था? तो यह भी हुआ था भारत न्यू दिल्ली में 2000 में। इसके बाद COP 27 2022 में, जिसका आयोजन किया गया था 27वें क्रम का, यह कहाँ हुआ था? तो मिस्र में। मिस्र का एक शहर है शर्म अल शेख, वहाँ पर जो है COP 27 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाता है कि COP 15 कहाँ पे हुआ था? तो यह मॉन्ट्रियल में हुआ था। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? यह कनाडा में है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सीबीआई के निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो सीबीआई के निदेशक बनाए गए हैं प्रवीण सूद। और सीबीआई के विशेष निदेशक कौन बनाए गए हैं? सीबीआई के निदेशक बने हैं प्रवीण सूद, जबकि सीबीआई के विशेष निदेशक कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं अजय भटनागर। नेक्स्ट हमारा है चिकल कालो महोत्सव, जो कि मिट्टी से संबंधित एक त्यौहार होता है। और ये चिकल कालो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह गोवा में मनाया जाता है। गोवा के दो और महत्वपूर्ण फेस्टिवल हैं, जैसे साओ जो आओ, इसके बाद सिग्मो फेस्टिवल। ये दोनों
फेस्टिवल कहाँ पर मनाए जाते हैं? गोवा में। तो गोवा के 3 महोत्सव को याद रखना है, चिकलकालू महोत्सव, साउ जो आओ, इसके बाद सिग्मो फेस्टिवल। ये तीनों फेस्टिवल कहाँ के हैं? गोवा के हैं। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाता है कहाँ पर ग्रीन राइजिंग पहल प्रारंभ की गई है? यूएई में। किसके द्वारा? भारत और यूनिसेफ के द्वारा। प्रश्न 3 है, हाल ही में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितना निर्धारित किया है? रेपो दर कितना निर्धारित की है? तो हाल ही में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितना निर्धारित करी है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 6.5 जो है रेपो दर निर्धारित की गई है किसके द्वारा? मौद्रिक नीति समिति के द्वारा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि MPC इसका फुल फॉर्म होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, हिंदी में इसे कहते हैं मौद्रिक नीति संगठन। MPC की स्थापना कब की गई थी? तो MPC की स्थापना की गई थी 2016 में। और किस कमेटी की सिफारिश पर? तो MPC की स्थापना उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश पर की गई थी। MPC जो है साल में 6 बार अपनी जो है समीक्षा रिपोर्ट पेश करता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? MPC का उद्देश्य होता है मुद्रास्फीति को 4+2% पर कंट्रोल करना। इसमें जो है MPC में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो MPC में कुल 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य जो होते हैं ये RBI के होते हैं, जबकि 3 सदस्य किसके होते हैं? तो भारत सरकार के होते हैं। MPC यानी कि जो है MPC का हेड यानी कौन होता है? तो MPC का हेड होता है RBI के जो गवर्नर होते हैं, वही MPC के यानी मौद्रिक नीति समिति के हेड होते हैं। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत कांत। ठीक है, शक्तिकांत कांत जी जो है RBI के हेड हैं, ये आप याद रखना। और जो है MPC जारी क्या करता है? तो रेपो रेट जारी करता है। और अब की बार जो है रेपो रेट कितना निर्धारित किया है? तो 6.5, जो कि 5 बार से लगातार कितना रहा है रेपो रेट? तो 6.5% ही रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये भी आप याद रखेंगे। रेपो रेट किसे कहते हैं? जब बैंक RBI से अल्पकाल के लिए, ये पॉइंट याद रखेंगे, अल्पकाल के लिए, जब बैंक RBI से अल्पकाल के लिए लोन ले तो जो ब्याज की दर होती है उसे ही रेपो रेट कहते हैं। यानी कोई बैंक है, वो गया RBI बैंक के पास और बोला मुझे लोन चाहिए, तो RBI उसे अल्पकाल के लिए लोन देता है। और जब लोन देता है और जिस ब्याज पे देता है उसे ही क्या बोलते हैं? उस ब्याज को क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितना निर्धारित किया है? तो 6.5%। ठीक है, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है चौथा, हाल ही में विश्व जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। व्याख्या देखते हैं कि जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का होस्ट देश कौन है? तो यह है आर्मेनिया। ठीक है, आर्मेनिया इसका होस्ट कंट्री है। इसमें जो है इंडिया ने कितना गोल्ड जीता है? तो इंडिया ने गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज। ठीक है, और टोटल पदक कितना है? तो 17 है। तो इंडिया ने कितना गोल्ड जीता है? तो 3 गोल्ड जीत लिया है, सिल्वर में 9 सिल्वर और ब्रोंज में 5 ब्रोंज जीता है। तो 9, 3, 9 और 5 टोटल 17 पदक भारत ने जीता है। किसमें? जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में, जिसका आयोजन आर्मेनिया में किया जा रहा था। ठीक है, और इसमें गोल्ड किसने जीता है? तो गोल्ड जीती हैं तीनों ही, जो हमारी शेरनी है, पायल, निशा, आकांक्षा, इन तीनों ने जो है गोल्ड जीत लिया है। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। 5वां प्रश्न है, हाल ही में कैश फॉर क्वेरी आरोप पर लोकसभा से निष्कासित किया गया है। तो कैश फॉर क्वेरी का आरोप लगाकर लोकसभा से किसे निष्कासित किया गया है? प्रश्न ये है। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, महुआ मोइत्रा जी को। ठीक है, इन्हें लोकसभा से इनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है। किसका आरोप लगा के? कैश फॉर क्वेरी का आरोप लगाकर। अब इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, महुआ मोइत्रा जी जो है ये मतलब सांसद हैं। किस सभा से, मतलब किस क्षेत्र से? तो ये कृष्णानगर से ये सांसद हैं। और ये कृष्णानगर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल से ये सांसद रह चुकी हैं। और ये किस पार्टी की सांसद हैं? तो TMC यानी तृणमूल कांग्रेस की ये सदस्य हैं। तो इनकी अभी हाल में जो है मेंबरशिप समाप्त कर दी गई है। किसके द्वारा? तो लोकसभा स्पीकर यानी कि जो ओम बिरला जी हैं, लोकसभा के अध्यक्ष,
इन्होंने इनकी मेंबरशिप को समाप्त कर दिया है। ठीक है, और इनकी जो है मेंबरशिप को समाप्त करने की कमेटी कौन सी है, तो एथिक्स कमेटी की अनुशंसा पर जो है इनकी मेंबरशिप समाप्त कर दी गई है। और जो है इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, तो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि जो महुआ मोइत्रा जी का व्यवहार है वह अनैतिक है, इनका व्यवहार जो है अच्छा नहीं है। और अब आपको बता दें कि जो इन पर आरोप लगाया गया है कैश फॉर क्वेरी, इसका मतलब होता है कि इन्होंने जो है किसी दूसरे से पैसे लेकर और अपना प्रश्न जो है लोकसभा में इन्होंने पूछा है। किसी ने दूसरे ने कहा कि आप मुझसे पैसे ले लीजिए, इसके बाद आप लोकसभा में मेरे मतलब मैंने जो कहा है वही प्रश्न आप उनकी पूछ लीजिए कि उसने ऐसा क्यों किया है। तो इन्होंने अडानी जी के खिलाफ क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो अभी तक इन्होंने लोकसभा में टोटल 61 क्वेश्चन पूछे हैं, जो कि इस पर आरोप लगाया गया है मोइत्रा जी पर कि इन्होंने पैसे लेकर क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, किसी का प्रश्न रहा होगा तो इनसे कहा होगा कि मोइत्रा जी आप जो है ऐसा करिए, मैं आपको पैसा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इन पर आरोप लगाकर इनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। छठा प्रश्न है, हाल ही में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग होने की घोषणा किसने की है। तो चीन का एक जो है परियोजना है जिसका क्या नाम है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग होने की घोषणा किसने करी है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इटली। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। BRI यानी इसका फुल फॉर्म होता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, या इसे क्या कहते हैं OBOR, वन बेल्ट वन रोड। यह जो है पहल किसका है, तो यह चीन का पहल है। ठीक है, तो इसके माध्यम से जो है चीन के जो माल उत्पादन होते हैं चीन की कंट्री में, तो चीन के माल की पहुंच जो है कहाँ तक पहुंचाना है, यूरोप और अफ्रीका तक पहुंचाना है। ठीक है, आपका ये भारत हो जाता है। ठीक है, ये अपना भारत हो जाता है, और इसके बाद यहाँ पे जो है आपके अरब कंट्री हो जाते हैं, यहाँ पर आपका यूरोप हो जाता है, चाइना यहाँ पर है। तो यूरोप तक पहुँचाने के लिए ये मार्ग इधर से चुन लिया गया है, और अफ्रीका तक पहुँचाने के लिए ये मार्ग इधर से चुना गया है। तो भारत को इसमें जो है काउंटर करने के लिए भी, अगर पूछा जाए कि चीन ने भारत को काउंटर करने के लिए कौन सी परियोजना शुरू करी है, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, या फिर कह सकते हैं वन बेल्ट वन रोड के माध्यम से जो है भारत को काउंटर भी करता है, और अपने सामानों को जो है जो इसके यहाँ पे माल उत्पादित होता है उसे यूरोप की कंट्री में और इधर अफ्रीका की कंट्री में पहुँचाने के लिए यह पहल शुरू की गई है। तो अभी हाल ही में जो है इटली जो है BRI से अलग हो गया है, क्योंकि जो है चीन को इसके मतलब व्यापार से इटली को घाटा हो रहा था। तो यह जो खुद को BRI से अलग कर लिया, और कुछ समय पहले ही BRI से अलग हो गया था कौन, तो फिलीपींस भी इस चीन के परियोजना BRI से खुद को अलग कर लिया था। ठीक है, तो जब जब इटली अलग हो गया BRI से, तो इटली ने कहा कि अब जो है मैं किसके साथ व्यापार कर सकता हूँ। तो भारत ने भी हाल ही में G20 में एक पहल शुरू करा था जिसका क्या नाम है IME यानी इंडियन मिडिल ईस्ट परियोजना भारत ने शुरू करी है। इसके द्वारा जो है EEC के माध्यम से जो है यूरोप के कंट्रियों तक भारत की पहुंच को मजबूत करना है। EEC का फुल फॉर्म होता है यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो भारत ने G20 में क्या शुरू करा था, IME EEC। तो भारत ने ये परियोजना शुरू करा था, और किसके विकल्प के लिए शुरू किया गया था, तो BRI के विकल्प के लिए भारत ने ये परियोजना शुरू करी थी। तो अभी इटली ने खुद को जो है चीन की जो ये पहल है BRI पहल से खुद को अलग कर लिया है। तो ये भी आप साथ में याद रखेंगे। अब देखते हैं विश्व निवेश रिपोर्ट 2023, यह कौन जारी करता है, तो यह जारी करता है अंकटाड। इकामारा परियोजना यह किससे संबंधित है, किस राज्य से, तो इकामारा परियोजना संबंधित है ओडिशा से। ओडिशा में एक मंदिर है लिंगराज मंदिर, इसके जीर्णोद्धार के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई है, इकामारा परियोजना शुरू की गई है। अब देखते हैं 7वां प्रश्न हमारा क्या है। कालाबुरागी ओपन टेनिस 2023 का पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन है, तो कालाबुरागी ओपन टेनिस 2023 का पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रामकुमार रामनाथन। इसकी व्याख्या देखते हैं। कालाबुरागी टेनिस जो है 2023, इसका जो है होस्ट राज्य कौन सा है, तो कालाबुरागी टेनिस का होस्ट राज्य है कर्नाटक, और कर्नाटक के एक स्टेडियम है जिसका क्या नाम है चंद्रशेखर पाटिल स्टेडियम। इसी स्टेडियम में जो है फाइनल मुकाबला खेला गया था टेनिस का रामकुमार रामनाथन जी के द्वारा, और इनके प्रतिद्वंदी थे डेविड पिचलर। तो डेविड पिचलर और रामकुमार रामनाथन जी ने दोनों में फाइनल का मुकाबला होता है। तो इसमें कौन जीत जाते हैं,
तो राम कुमार नाथन जी इसमें विजेता हो जाते हैं और उप विजेता कौन हो जाते हैं, तो डेविड पिचलर जी। तो कालाबुरागी ओपन टेनिस का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो रामकुमार रामनाथन जी। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2023 कब मनाया गया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 7 दिसंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के बारे में विस्तृत देखते हैं। तो 7 दिसंबर को जो है 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। तो पहला मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। इसकी इस बार थीम क्या रखी गई है, तो विमानन विकास के लिए नवाचार करना। विमानन विकास के लिए नवाचार करना, यह इसकी थीम हो जाती है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन की। ठीक है, और 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो युद्ध में सैनिक शहीद होते हैं, ठीक है, उनके सम्मान के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। और इस मौके पर जो है लोगों से अपील करी जाती है कि इन सैनिकों की मदद करने के लिए, इनके परिवार की सुरक्षा करने के लिए धन में सहयोग करें, यानी धन दे। ठीक है, तो धन की इकट्ठा करने के लिए यह जो है सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी मनाया जाता है। किस तारीख को, तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। साथ में देखते हैं कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को, ये भी याद रखेंगे। प्रश्न है, 9वां ब्रिटिश सरकार ने बीबीसी के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया है, तो ब्रिटिश सरकार ने बीबीसी के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर समीर शाह। डॉक्टर समीर शाह को बीबीसी के नए अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। बीबीसी एक समाचार पत्र एजेंसी है, और कहाँ की है यह एजेंसी, तो यह है लंदन, यानी कि यूके की है। तो बीबीसी कहाँ की कंपनी है, न्यूज कंपनी है, तो यह है यूके की। इसके अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है, डॉक्टर समीर शाह को। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और देखते हैं लल्लतनाम प्रश्न में कि बास्तिल दिवस परेड कब मनाया जाता है, तो बास्तिल दिवस परेड मनाया जाता है 14 जुलाई को। जैसे अपने यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है, ठीक है, 15 अगस्त को, वैसे यहाँ पर बास्तिल दिवस परेड मनाई जाती है 14 जुलाई को। और यह बास्तिल दिवस किस देश में मनाया जाता है, तो यह बास्तिल दिवस परेड मनाया जाता है फ्रांस में। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन बॉर्डर स्वार्ड जो किसके द्वारा आयोजित किया गया है, मतलब यह इसको शुरू किया गया है, तो इंडिया और यूएसए को द्वारा ऑपरेशन बॉर्डर स्वार्ड शुरू किया गया है। और क्यों शुरू किया गया है, क्योंकि नशीली दवाओं को रोकना उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, गारंटी बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो यह है कर्नाटक। गारंटी बजट पेश करने वाला राज्य कौन सा है, तो एक मात्र भारत का ऐसा राज्य है जिन्होंने अभी हाल ही में अपना गारंटी बजट पेश किया है, जिसका नाम है कर्नाटक। और कर्नाटक के सीएम कौन है, तो सिद्धारमैया जी कर्नाटक के सीएम है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे हनुक्का त्यौहार का संबंध किससे है, हनुक्का त्यौहार का संबंध किससे है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यहूदी धर्म से संबंधित या फेस्टिवल है। अब देखते हैं कि हनुक्का क्या है, तो हनुक्का एक त्यौहार है, यहूदी धर्म का त्यौहार है। ठीक है, हनुक्का यहूदी धर्म का एक त्यौहार है, और यह त्यौहार 8 दिन तक लगातार मनाया जाता है दिसंबर माह में। ठीक है, इसी हनुक्का त्यौहार को क्या कहते हैं, यहूदी क्रिसमस त्यौहार भी कहते हैं। और इसमें जो है यहूदी धर्म के लोग 8 अगरबत्ती को जलाकर उजाला करते हैं, इस दुनिया को दिखाते हैं कि जो है दुनिया में अंधकार से बढ़कर कोई चीज़ है तो वह है उजाला, तो हमें उजाले की तरफ आगे बढ़ना है। ये इसका जो है उद्देश्य हो जाता है इस त्यौहार का, हनुक्का त्यौहार का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह दिया गया हमारे वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया है, तो पीएम मोदी जी को दिया गया है। तो स्टूडेंट, अभी हमने जो है करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन नाम प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। अगर आप सभी को मेरा समझाना अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट कर देना। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।